आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आइए इसी कड़ी में हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का पहला जो संघ था जिसे हम जंतु जगत अर्थात हम कहें कि एनिमिलिया जो किंगडम चल रहा था, किंगडम मतलब होता है जगत, और जगत में जो एनिमिलिया था, एनिमिलिया मतलब एनिमल, एनिमेलिया था भाई, उसका पहला संघ प्रोटोजोआ। हम लोग क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे गजब की बात यह है कि हम लोगों ने प्रोटोजोआ को पहले पढ़ रखा है, लेकिन आज हाईलाइट करके उसे फ्रंट पे लेके आना है कि हमने कहां पढ़ा है इसके पहले, है ना। और वो जो फाइलम, ये जो संघ चल रहा है फाइलम, ये इसको इन्वॉल्व कर दिया गया है एक किंगडम, जगत के अंदर। ये इसे हम जगत बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जगत बोलते हैं। ये पूरे जगत के अंदर इसे किंगडम एनिमिलिया को इन्वॉल्व कर दिया गया है। एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हम आपको बताएंगे प्रोटोजोआ कौन से जगत में इन्वॉल्व है। आपने आर.एच. विटेकर का ये सिस्टम पढ़ा होगा, 5 जगत पद्धति वाला। 5 जगत पद्धति में जो पहला संघ बनाया गया था, अगर मैं इसको मिटा दूं तो 5 जगत पद्धति में पहला संघ था मोनेरा। क्या था? मोनेरा। और दूसरा संघ था प्रोटिस्टा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पहला था मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया थे, और दूसरा था प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में ही फाइलम प्रोटोजोआ के समस्त जीवों को रख दिया गया। अब ध्यान रखिएगा कि जब हम आर.एच. विटेकर की 5 जगत पद्धति पढ़ रहे थे तो पहला था जगत मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमिलिया। एकदम आपको मुंजबानी याद होगा। और एनिमिलिया में अगर हम क्लासिफिकेशन करें, अब देखा गया कि एनिमिलिया का जो संघ है वो काफी बड़ा है, इसमें बहुत सारे करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में जीव है। तो उसको 10 संघ में बांटा गया। कितने संघ में बांटा गया? 10 संघ में बांटा गया। जब 10 संघ में बांटा गया तो पहले संघ का नाम रखा गया प्रोटोजोआ। लेकिन एक बड़ी गजब की बात आई। क्या वो गजब की बात थी कि प्रोटोजोआ के जितने भी लक्षण थे वो किंगडम प्रोटिस्टा से मिल रहे थे। किसे मिल रहे थे? किंगडम प्रोटिस्टा से मिल रहे थे। तो हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा पहले पढ़ रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, आप देखिएगा उसे। वो पूरा सामान्य लक्षण है प्रोटोजोआ का। आते हैं प्रोटोजोआ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब ध्यान रखिए कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं संघ प्रोटोजोआ, इंग्लिश में बोलते हैं फाइलम प्रोटोजोआ। अब चाहे सीबीएसई से हो चाहे हिंदी से हो, हिंदी लैंग्वेज से हो, एकदम सारी चीजें क्लीन एंड क्लियर होंगी। चाहे आप इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हैं, चाहे हिंदी मीडियम में भी लिख सकते हैं। फाइलम को संघ को बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। अब फाइलम जो होता है ये पहला है प्रोटोजोआ। अगर आपसे कोई पहला क्वेश्चन पूछे कि प्रोटोजोआ कौन से किंगडम में इन्वॉल्व कर दिया गया है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में इन्वॉल्व कर दिया गया है। किसमें इन्वॉल्व कर दिया गया? किंगडम प्रोटिस्टा में। इसको हम तीसरे नंबर पे क्यों पढ़ रहे हैं, समझिए। क्योंकि पहले नंबर पे हम लोगों ने खत्म किया था किसको? आर्थ्रोपोडा को, और आपको बताया था कि आर्थ्रोपोडा इज द बिगेस्ट किंगडम इन द वर्ल्ड। आपके पूरे संसार में जितने सबसे ज्यादा जीव किस संघ में पाए जाते हैं, तो संघ जो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कीड़े मकोड़े, टिड्डा, तितलियां, जो माछी, मच्छर, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब किस में आएंगे? आर्थ्रोपोडा में आएंगे। दूसरा हम लोगों ने संघ पढ़ा था मोलस्का। मोलस्का में घोंघा, सीपी, वो जो शंख बजाने वाली होती है वो, ऑक्टोपस, ये सभी चीजें मोलस्का में। और मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द वर्ल्ड। पहला कौन था? आर्थ्रोपोडा था। आर्थ्रोपोडा मतलब टिड्डों उड्डों वाला समूह, यार कीड़े मकोड़े का समूह था। और दूसरा मोलस्का, घोंघा का समूह था। और तीसरा बिगेस्ट फाइलम है प्रोटोजोआ। अर्थात अभी टॉपिक शुरू नहीं हुई तब तक 3 चीजें एकदम क्लीन एंड क्लियर, 3 क्वेश्चन पूरी तरह से याद हो गए कि पहला सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, दूसरा मोलस्का और तीसरा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि तीसरा फाइलम है, तीसरा संघ है, सबसे बड़ा संघ है ना। अगर हम क्लासिफिकेशन में देखें तो पहला है, लेकिन अगर बढ़ोतरी जीवों की संख्या के आधार पर देखें तो ये तीसरे नंबर पे आता है फाइलम।
फाइलम प्रोटोजोआ जो नाम था वो गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने दिया। आपको मैंने यहां पे मेंशन करके रखा है, आप ध्यान रखिएगा। गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने 1922 में प्रोटोजोआ नाम दिया। बातें क्लियर? पहली पॉइंट इंट्रोडक्शन में आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं कि गोल्डफस ने नाम दिया। प्रोटोजोआ दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्रोटोज और दूसरा होता है जून। प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट, फर्स्ट मतलब पहला, और जून मतलब होता है एनिमल, अर्थात प्रथम एनिमल। जब जंतुओं का वर्गीकरण किया गया बाबू, तो ध्यान रखिएगा कि प्रोटोजोआ में समस्त सबसे छोटे जीवों को रखा गया और माना गया कि ये फर्स्ट एनिमल हैं, जंतु हैं। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ का मतलब होता है फर्स्ट और जून का मतलब होता है एनिमल। मैंने यहां पे बहुत सारे फिगर्स को मेंशन किया है, ये सब प्रोटोजोआ में है। यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ट्रिपेनोसोमा है, प्लाज्मोडियम है। इसके अलावा भी बहुत सारी जातियां भाई, तीसरा बड़ा संघ है ना यहां, लेकिन मैंने एकदम हाईलाइट किया है जो कहीं ना कहीं कनेक्टिव लिंक है, कहीं ना कहीं लाभ हानि पहुंचाता है, उसके बारे में आपको बताना है। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अध्ययन को कहते हैं प्रोटोजियोलॉजी, एकदम याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोटोजोआ का जिस संघ में अध्ययन होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है, प्रोटोजियोलॉजी कहते हैं। बात क्लियर? तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है रसेल वान रोजनहाफ नामक वैज्ञानिक ने अमीबा की खोज की और उसका नाम रखा लघु प्रोटियस। एकदम क्लियर रखिएगा कि रसेल वान रोजनहाफ नामक वैज्ञानिक ने इसको लघु प्रोटियस नाम दिया। अब प्रोटियस जो होता है समुद्र के देवता को कहा जाता है। इनका मानना था, यहाँ के जो ग्रीक के लोग थे उनका मानना था कि जो प्रोटियस समुद्र के कोई देवता होते हैं, उनका नाम रखा गया था, उन लोगों ने रखा था प्रोटियस, क्योंकि उनका रंग रूप आकार निश्चित नहीं था। सेम इसी तरह अमीबा का भी आकार और आकृति निश्चित नहीं है। ये हमेशा हर समय अपने चीजों को, अपने बॉडी के साइज शेप को चेंज करता रहता, बदलता रहता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखे, लघु प्रोटियस, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रोटियस का मतलब समुद्री देवता, जो अपने रंग रूप आकार को क्या करते हो, आकार को बदलते रहते हो। तो अमीबा में ऐसा गुण होता है, उसकी साइज शेप निश्चित नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती, अनफिक्स्ड होती है, बदलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। इसके जो समस्त जीव होते हैं वह एक कोश की होते हैं। अब बाबू ये एक कोशिका का मतलब पूरा शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। और यूकैरियोट का मतलब कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। कोशिका की बात करते हैं, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वे कोशिकाएं होती हैं बाबू जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाए जाते, लेकिन इन सब के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं, और जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। क्लियर हुई बात? तो समस्त जीव एक कोश की यूकैरियोटिक होते हैं। पोखरे और अगले वाली में वही है मैं जो जा रहा था बताने आपको, बात को समझिएगा। नेक्स्ट है अर्थात एक कोश की यूकैरियोटिक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है ये समस्त स्वच्छ जली होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है जो पोखरी तालाब का जल होता है वह भी स्वच्छ है, क्योंकि उसमें भी जीव रहते हैं। वो उन जीवों के लिए स्वच्छ है, हमारे लिए भले न स्वच्छ हो, लेकिन चूंकि उसमें जीव रहते हैं तो उसको स्वच्छ माना जाता है कि उसमें जीव जीवित है, इसलिए वो स्वच्छ है। तो स्वच्छ जल में अर्थात पोखरे, तालाब, झील, झरनों सभी जगहों पे। इसके अलावा समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं, और सबसे गजब की बात क्या है कि पैरासाइट के रूप में होते हैं, परजीवी के रूप में होते हैं। और परजीवी क्या होता है आप बताइए? आप बताएंगे कि सर ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होकर, आश्रित होकर उनसे लाभ लेते हो और उनको हानि पहुंचाते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? परजीवी। पर का मतलब दूसरे और जीवी का मतलब दूसरे के ऊपर जीवित रहने वाले। बात क्लियर? कि परजीवी का मतलब कि ऐसे जीव किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होकर अपने भोजन का निर्माण करे और उन्हें हानि पहुंचाए और अपने लाभ ले, तो परजीवी। अब परजीवी दो प्रकार के होते हैं। यदि कोई जीव आपके बाहरी सतह, शरीर के ऊपरी सतह से पर निर्भर होकर, रुक कर, स्थिर होकर आपसे लाभ लेता हो और आपको हानि पहुंचाता हो, तो वह बाह्य परजीवी कहलाता है। अरे शरीर के बाहर है, ऊपर है, तो बाह्य परजीवी। जैसे फंगस,
अरे यार रिंग वार्म हो जाता है ना, दाद वाद हो जाती है ना, वो फंगस के कारण होता है। वो आपके ऊपर परजीवी होता है और वो क्या करता है, आपसे भोजन बनाता है और आपको हानि पहुंचाता है, खूब खजुआते हैं, यही ना। और आंतरिक परजीवी, अब बाह्य परजीवी की एक और एग्जांपल लीजिए, जोंक। जोंक अगर पकड़ लेती है स्किन पे तो पेनिट्रेट, छेद करके इस त्वचा में खून चूसने लगती है। अब वो भी बाह्य परजीवी है। ठीक है, आगे बढ़े। आंतरिक परजीवी का मतलब कि जो शरीर के अंदर उपस्थित होता है। टीनिया सोलियम नाम सुना होगा, पेट में कीड़ी पड़ जाती है वो सुना होगा, बैक्टीरिया कुछ होती हैं जो आपसे अंदर रहती हैं, लाभ लेती हैं। वो समस्त जो शरीर के अंदर हो उसे आंतरिक परजीवी, जो शरीर के बाहर हो उसे बाह्य परजीवी। क्लियर हुआ? परजीवी के रूप में। अब परजीवी पे इतना फोकस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी बहुत सारी जातियां जो होती है मानव के शरीर में परजीवी के रूप में होती हैं, और खास करके आंतरिक परजीवी के रूप में। आगे मैंने डिजीज ही क्लियर करके रखा है, वही आपको पढ़ना है, बातें एकदम ध्यान में रखिएगा। कुछ परजीवी प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ के सब एग्जाम्पल हैं कि ये समस्त जीव प्रोटोजोआ में आते हैं। अगर आपको और आपको सामान्य लक्षण पढ़ना होगा तो मैंने आपको पहले बताया है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा था उसी के जितने सामान्य लक्षण वो सब प्रोटोजोआ से बिलोंग करते मिलते हैं। तो हम उसके ऊपर ज्यादा डिबेट नहीं करते ना, वीडियो लंबी हो जाएगी। आई होप कि अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, बट वीडियो लंबी होती है तो मजा नहीं आता है। तो समझिए कि ये समस्त जो जीव हैं वो सब क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, प्रोटोजोआ के। जैसे में पहला युगलीना। युगलीना को पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहते हैं। इसमें पौधे के भी गुण होते हैं और जंतुओं के भी गुण होते हैं। ये वास्तव में तो जंतुओं का समूह है प्रोटोजोआ, बट इसमें कहीं ना कहीं क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। और क्लोरोफिल क्या करती है बाबू, धूप में भोजन का निर्माण करती है। जैसे सनलाइट प्रेजेंट, तो भोजन का निर्माण हमारे पौधों में भोजन का निर्माण होने लगता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और अगर धूप नहीं होती है तो आराम से जल में तैरता है और छोटे जीवों को पकड़ के खा जाता है। तो जंतुओं की तरह भोजन भी और पौधों की तरह भी, तो इसीलिए हम इसे पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहते हैं। पैरामीशियम पैर के तलवे के आकार का होता है ना, मानव के पैर के तलवे के आकार का होता है, यह भी प्रोटोजोआ में बिलोंग करता है। अमीबा जो हो गया, अमीबा की साइज सेट निश्चित नहीं होती है, इसका एक जीव है, एक जीव नहीं बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो एंट अमीबा, यहां देखिए एंट अमीबा इसी का है, एक वो है क्या है, इस जाति है एंट अमीबा। एक और कहीं होगा एंट अमीबा कोलाई। ये मेरे छोटे भतीजे ने बहुत सारा इसमें तहलका मचा रखा था, इस बात को ध्यान रखिए, है ना। ये बहुत ज्यादा इसने इरेजर उस पर चला दिया ऑलरेडी, वो भी आके लिखने लगता है। तो अमीबा की ही बहुत सारी जातियां हैं जो मानव में आंतरिक परजीवी के रूप में होती हैं, उन्हें बहुत सारे रोग क्रिएट करती हैं। समझिए, आइए देखते हैं। ट्रिपेनोसोमा और प्लाज्मोडियम को भी अभी देख लेते हैं। कुछ परजीवी प्रोटोजोवंस, मैंने परजीवी आपको समझाया। पहला एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा वो है, इसका जीनस है और ये इसकी स्पीसीज नेम है। इससे होती है खूनी पेचिस। लीजिए भैया, मैंने कलरफुल एकदम यूज करके रखा है कि खून की तरह दिखे भी, कि खूनी पेचिस किसके कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कारण। इसी का एक जीव है, इसी की एक जाति है, ठीक है। तो खूनी पेचिस में क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है भाई, पेट में चिल्लाने लगते हैं लोग, है ना। इसके अलावा एंट अमीबा जिंजीवैलिस, दूसरा जिंजीवैलिस। भाई डॉक्टर बनना है पढ़ के ना, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा मुंह तीन टेढ़े कर करके। एंट अमीबा जिंजीवैलिस, हाँ। तो एंट अमीबा जिंजीवैलिस जो होता है मानव में पायरिया रोग उत्पन्न करता है। आप देखते हो कभी कभी दातुन करते समय, ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आने लगता है, तो आपके मसूड़ों में जिंजीवैलिस, एंट अमीबा जिंजीवैलिस पल जाता है। ये डायग्राम में यहां मैंने मेंशन करके रखा है। तो इससे पायरिया रोग होता है, मसूड़ों से खून का आना। तीसरा है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा यहां पे है बाबू। ट्रिपैनोसोमा जो है ये अफ्रीका में तबाही मचा के रखा था। आधी अफ्रीका जो थी इससे प्रभावित होकर सो गई थी। मतलब अगर ये किसी के शरीर में हो जाता है ट्रिपैनोसोमा, ये देखिए डायग्राम, ये किसी के शरीर में हो जाता है तो उसको नींद बहुत आती है, बहुत ज्यादा। 24 घंटे में 16 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे तक सोता है, ना खाने का ना कुछ काम करने का, वो एकदम बस सोता ही सोता रहता है। और अंततः अगर पता नहीं चलता तो मर भी जाते हैं लोग, बहुत लोग। तो ट्रिपैनोसोमा से अफ्रीकी निद्रा रोग कह सकते हैं या निद्रा रोग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी परजीवी के रूप में।
ये मलेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण। और ये रहा, कितना कलरफुल बना है प्लाज्मोडियम, देखिए ये प्लाज्मोडियम मैंने डायग्राम पर बेस सेट करके रखा है कि प्लाज्मोडियम जो होता है यह मलेरिया का काजेस होता है। मलेरिया एक बुखार होता है जिसमें बहुत तेज कफी के साथ बुखार आता है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोवन पैरासाइट के कारण होता है। लिस्मानिया डोनावेनी, लिस्मानिया जो होता है, लिस्मानिया भी काला आजार, मतलब कॉलरा एक रोग होता है, कॉलरा आपने नाम सुना, उसमें बहुत सारे वोमिटिंग होती है और बहुत ज्यादा दस्त बहुत ज्यादा होती है, एकदम आदमी एकदम उसमें डिहाइड्रेशन, जल की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, काला आजार किसी कारण, लिस्मानिया। और एंट अमीबा कोलाई, अमीबा की ही जाति एंट अमीबा कोलाई, कोली बोलते हैं लेकिन कोलाई पढ़ते हैं। इसमें आंत में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, आंत में स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है। तो इतने सारे जीव हैं, अभी बहुत कम मैंने आपको बताया, इतने जो जीव हैं ये फाइलम प्रोटोजुआ से हैं, जो पैरासाइट के रूप में हमारे अंदर, आपके अंदर प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आई होप कि इतनी चीजें बहुत आसानी ढंग से आपको समझ में आई होंगी। बेहतरीन ढंग से लगे रहिए, लक्ष्य का ध्यान रखिए, निशाना एकदम साधे रहिए, जब भी आ जाए खेल खत्म करिएगा इसका, ओके। तोड़ फोड़ दीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम की ही प्रिपरेशन चल रही है। आने वाले जितने भी आप बेस्ट एग्जाम देने जाएंगे, किसी भी कह सकते हैं कि इंट्रेंस अपने जॉब के लिए, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस बात को एकदम ध्यान रखेंगे और इसका नोट्स बना के मेंशन करके रखेंगे पूरी तरह से क्लियर। सामान्य लक्षण मैंने डिस्क्रिप्शन में वंस अगेन बता रहा हूं, लिंक दिया हूं, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।